हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम देखेंगे एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज हैं उनके क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए इसमें ज़्यादा देर न करते हुए हम चलिए कुछ बातें आपको बता देते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, इसमें बातें क्या हैं? इसमें बातें बस यही हैं कि अगर आपने पिछले सभी लेक्चर्स अच्छे से देख रखे हों तो आपको एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। बोल रहा है कि यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। अब ये हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है। देखिए क्या दे रखा है। बोल रहा है कि दो वस्तुएं हैं, एक का द्रव्यमान आप मान लीजिए m1 है, दूसरे का द्रव्यमान m2 मान लीजिए कि ये m2 दिया है। दोनों के बीच की जो दूरी दे रखी है वो r है। तो इस टाइम अगर इनके बल की बात करें कि इनके बीच कौन सा बल लग रहा होगा, तो अगर F मान लीजिए तो F की जो वैल्यू आएगी वो G m1 m2, तो m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है आपका। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए ऐसे। अब ये बोल रहा है ना कि इनकी दूरी को हम आधी कर देते हैं। जब दूरी को हम आधी करेंगे तो इनके बीच की जो दूरी है ये हो गई आधी। द्रव्यमान यानी कि मास वही m1 और m2। अगर दूरी की बात करें तो ये दूरी अब r/2 है, पहले की आधी। तो यहाँ से जो फोर्स आएगा ना उसको F डैश मान लेते हैं और इसकी वैल्यू G, मास कितना है m1, ये है m2 अपॉन में। अब देखिए इन दोनों के बीच की दूरी r/2 है, तो आप रखेंगे r/2 का होल स्क्वायर। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा। अब इसको हम लिख सकते थे G m1 m2 बाई 1, यहाँ पे आप ये लिखिए, और यहाँ पर देखिए r का स्क्वायर कितना होगा, r का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। तो बीच का बीच में गुणा मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे का ऊपर कर दीजिए। तो देखिए यहाँ से क्या आएगा कि F डैश और F डैश की जो वैल्यू आएगी, अब देखिए ये ऊपर चला गया ना तो 4 ऊपर आ गया, फिर G m1 m2 ये आपका ऊपर ही रहेगा अपॉन में ये 1 और ये इंटू आर का स्क्वायर, तो 1 इंटू आर का स्क्वायर ये आ गया। इसे आप सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए। ठीक है ना। अब क्या करिए कि सेकेंड इक्वेशन अपॉन फर्स्ट इक्वेशन ये कर दीजिए। जब सेकेंड अपॉन फर्स्ट करेंगे तो क्या आएगा वो देखिए। सेकेंड क्या दे रखा है, F डैश अपॉन हमको F करना है इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ से F डैश की वैल्यू है 4 टाइम G m1 m2 अपॉन ये आपका आर स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन में। देखिए F की वैल्यू की बात करें तो ये दे रखा है और ये आपका है G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, बस ये दे रखा है। फिर से वही काम, बीच का बीच में मल्टीप्लाई और नीचे का ऊपर कर देंगे। तो यहाँ से F डैश अपॉन F की वैल्यू जो आएगी, देखिए ये 4 टाइम G m1 m2 अपॉन में, अब देखिए नीचे वाला ऊपर जाएगा ना तो इंटू आर स्क्वायर कर दीजिए अपॉन, अब देखिए बीच का बीच में गुणा तो ये आर स्क्वायर गुणे ये आपका आएगा G m1 m2, बस ये आएगा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, G m1 m2 से G m1 m2 कैंसिल। अब यहाँ से देखिए F डैश अपॉन F की वैल्यू आ गई है 4/1, नीचे क्या बचा 1, ये आ गया। अब क्या करिए आप ना इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब यहाँ गुणा करेंगे तो 4 टाइम F आएगा यानी कि 4F आएगा। यहाँ से आपको क्या देखने को मिला है, यहाँ से ये देखने को मिला कि अगर हम डिस्टेंस यानी कि दूरी को आधी कर देते हैं तो जो फोर्स है वो 4 टाइम यानी कि 4 गुना बढ़ जाता है। तो इसका आंसर बस यही था कि फोर्स की वैल्यू 4 गुनी क्या हो गई, इंक्रीज कर गई यानी कि बढ़ गई है। कहानी समझ में आ रही है। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पहले क्वेश्चन में ऐसी कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ऐसी कोई भी बात नहीं है जो आपको न समझ में आए।
अगर आपने पीछे के सारे लेक्चर्स अच्छे से देख रखे हों, हर फॉर्मूले को अच्छे से देख रखे हों, तो ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर आपको टफ लगेगा। ये चैप्टर आपको बहुत इजी लगेगा, लेकिन कब लगेगा? जब आप थ्योरी को अच्छे तरीके से देख रखे होंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि अब ये एक्सरसाइज का सेकेंड क्वेश्चन ध्यान से समझिए। बोल रहा है कि सभी वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्वीय बल उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता है, फिर एक भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से क्यों नहीं गिरती। यहाँ पर ये बोल रहा है ना कि कोई भी वस्तु चाहे भारी हो या हल्की हो, हर किसी की बात कर रहा है कि इनके ऊपर जो भी नीचे की तरफ बल लगता है वो एफ ही लगता है, नीचे की तरफ बल लगता है वो एफ ही लगता है, लेकिन कोई वस्तु तेजी से गिरती है और कोई धीरे धीरे गिरती है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण ये है ना कि जो एयर रेजिस्टेंस यानी कि वायु प्रतिरोध होता है ना, वही उसको रोकता है। जैसे कि हमने दिखाया था आपको कि अगर इस पेज और इस मार्कर की बात करें, अगर दोनों का द्रव्यमान सेम या ये ज़्यादा ये कम है, फिर भी आप देखेंगे कि जब इसको गिराएंगे ना, तो हल्की वस्तु और भारी वस्तुएं जो हैं वो अलग अलग टाइम पे ज़मीन से टकराएंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके ऊपर जो वायु का प्रतिरोध लगेगा वो ज़्यादा लगेगा, इसमें कम लगेगा। बस इसका कारण यही है और यही इसका आंसर है। ठीक है ना, कि वायु प्रतिरोध के कारण कोई वस्तु ग्राउंड यानी कि पृथ्वी की तरह तेजी से गिरती है और कोई धीरे गिरती है, और कोई देर में पहुंचती है, कोई जल्दी पहुंच जाती है। बस यही होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसके बाद हम थर्ड नंबर की बात करते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है? देखिए, दे रखा है कि पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी 1 किलोग्राम वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल का परिमाण क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए, बोल रहा है कि पृथ्वी की सतह पर रखी किसी वस्तु की बात कर रहा है। तो देखिए, हम ये बोल देते हैं कि यहाँ पर कि जो पृथ्वी का द्रव्यमान है, पृथ्वी का मास यानी कि द्रव्यमान है, वो कैपिटल M है। ठीक है, और यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू की बात करें तो ये 6 × 10⁻24 किलोग्राम ये होता है, यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान यही होता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें कि वस्तु का द्रव्यमान जिसकी बात कर रहा है कि 1 किलोग्राम की कोई वस्तु है, तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि वस्तु का द्रव्यमान। तो वस्तु का द्रव्यमान दे रखा है यहाँ पर, उसको स्मॉल m ले लेते हैं और इसकी वैल्यू 1 kg यानी कि 1 किलोग्राम दी गई है। ठीक है, इसके बाद देखिए, बोल रहा है कि पृथ्वी की त्रिज्या। तो यहाँ पर पृथ्वी की त्रिज्या की बात करते हैं अपन। तो पृथ्वी की त्रिज्या यानी कि कैपिटल R, इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो ये होता है 6.4 × 10⁻6 मीटर के बराबर। अब यहाँ पर बोल रहा है ना कि उसके ऊपर लगने वाला बल बताइए। फॉर्मूला है F = Gm/r², यही है। G की वैल्यू कितनी होती थी? तो G की वैल्यू होती थी 6.67 × 10⁻11, ये होता था। ठीक है, इसका न्यूटन मीटर का स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर, ये होता था हमारा फॉर्मूला। ठीक है, पर किलोग्राम का स्क्वायर ये है। तो इसकी वैल्यू ये पुट करिए। तो F = अब देखिए यहाँ पर हम बात कर ले तो G की वैल्यू 6.67 रखिए इंटू 10 की पावर सॉरी नहीं ठीक है -11 ये रखिए। M की वैल्यू कितनी है? तो 6 × 10 की पावर 24 है और स्मॉल m की वैल्यू 1 है। R की वैल्यू आप देखेंगे तो ये 6.4 × 10 की पावर 6 का स्क्वायर ये बनेगा। ठीक है ना, चलिए इसको ज़रा काटते पीटते हैं। यहाँ पर देखिए, हम क्या करें ना, ऐसे 6.67 आप ये रखिए इंटू ये 6 है ना, यहाँ रखिए इंटू ये 10 की पावर -11 है। और आपको पता है कि जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है,
प्लस 24 कर दीजिए अपॉन में 6.4 है ना, स्क्वायर होने के कारण इसको 2 बार कर सकते हैं। 6.4 इंटू 6.4 आप ये कर दीजिए। यहाँ पे देखिए इंटू 10 की पावर 6 है, तो 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 6 ये तो होता ही है, इसको भी 2 बार कर देते हैं। इससे ये काट दीजिए और अप्रॉक्सीमेट में इससे ये काट दीजिए। अब देखिए क्या बनता है, ये 6 और ये 6 कितना हो जाएगा 12 प्लस में, मतलब इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 6 + 6 ये, तो 12 जब हो जाएगा तो ये ऊपर फिर लेके जाना है, तो 10 की पावर -11 है प्लस 24 है, ये प्लस से ऊपर जाएगा तो माइनस कितना 12 ये आ जाएगा। यहाँ से देखिए क्या आएगा 10, देखिए जब सबको ऐड करेंगे तो ये 10 की पावर 1 यानी कि ये 10 आएगा और ये 10 न्यूटन होगा। बात समझ में आ रही है? तो यही आपका आंसर होता है। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी कर सकते थे, ये दिया था तो हमने किया कि पृथ्वी का द्रव्यमान दे रखा था तो हमने किया था, इसको आप मेथड फर्स्ट मानिए। अब हम इसी का दूसरा तरीका आपको बताते हैं जिससे आपका आंसर तेजी से आ जाएगा। तेजी से का मतलब तुरंत, हमें लाना कितना है 10 न्यूटन और 10 न्यूटन आ जाएगा। देखिए ये बताइए कि उस वस्तु का मास यानी कि द्रव्यमान कितना था 1 किलोग्राम, ठीक है। हम बल की बात कर रहे हैं तो बल और भार दोनों क्या होते थे बराबर, और इसकी वैल्यू mg के बराबर होती थी। m की वैल्यू 1 है और g की वैल्यू कितनी 10, तो क्या ये 10 न्यूटन नहीं आ गया? आ गया ना। तो आप चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव हो तो, अदरवाइज मत करिएगा। अदरवाइज आपको ऐसे ही करने हैं। इस क्वेश्चन का मतलब यही था, ठीक है ना। आप इस क्वेश्चन को वैसे बिल्कुल मत करिएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और देखिए इसमें जितने भी आपको न्यूमेरिकल्स कराए जा रहे हैं ये सारे न्यूमेरिकल्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है ना। मतलब जितने भी न्यूमेरिकल हैं सारे न्यूमेरिकल्स की बात हो रही है। और यहाँ पर न्यूमेरिकल तभी आपको समझ में आता है जब आपने थ्योरी अच्छे से कवर कर रखी हूँ तब, ठीक है। चलिए इसमें हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आती है। क्वेश्चन नंबर 4, जरा देखिए बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं 4, सॉरी। बोल रहा है कि पृथ्वी तथा चंद्रमा एक दूसरे को गुरुत्वीय बल से आकर्षित करते हैं। क्या पृथ्वी जिस बल से चंद्रमा को आकर्षित करती है वह बल उस बल से जिससे चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है बड़ा है या छोटा है या बराबर है, और ये भी बताइए क्यों। देखिए अगर हम बात करें कि ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, ठीक है, ये मून है और ये अर्थ है, तो बोल रहा है ये एक दूसरे को, मान लीजिए कि ये इसको F बल से अपनी ओर आकर्षित करती है, तो क्या ये भी इसको F बल से अपनी ओर आकर्षित करती है क्या? तो बिल्कुल हाँ, ऐसा होता है। बल दोनों क्या होते हैं बराबर, मतलब ये इसके ऊपर जितना बल लगाएगा ये भी इसके ऊपर उतना ही बल लगाता है। अब ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि अगर इसके द्रव्यमान को m, इसको me ले लिया जाए और इसको ले लिया जाए mm, तो यहाँ पर जो बल आएगा ना वो Gme और mm बाई दोनों के बीच की जो दूरी रहेगी, मान लीजिए r है तो r का स्क्वायर होगा, और यही बल ये इसके ऊपर लगाएगा और यही बल ये इसके ऊपर अपनी तरफ लगाएगा, ठीक है ना। इसीलिए ये क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो 4th क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया कि दोनों एक दूसरे के ऊपर बराबर बल लगाएंगे, बराबर बल लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है। फॉर्मूले से ये प्रूफ किया गया था कि एक वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाती है पहली वस्तु भी दूसरी वस्तु पर उतना ही बल लगाती है। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, ठीक है। चलिए तो इसके बाद हम 5th नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 5th नंबर का क्वेश्चन ज़रा आप बोर्ड पे देखिए क्या दिया गया है, ये 5th नंबर। चलिए देखिए
यदि चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है तो पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती है? अच्छा, अभिकेंद्र बल के कारण, जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है ना, ये पृथ्वी है और इसके चारों तरफ जो चंद्रमा है ये घूमते रहता है। क्या करता है? घूमते रहता है। ये चंद्रमा है, तो ये बोल रहा है ना कि जब ये इसको अपनी ओर आकर्षित कर रही है तो ये गिर क्यों नहीं रहा है? बात वो भी सही है। देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अंदर की तरफ ना एक बल लगता है जिसको बोलते हैं अभिकेंद्र बल, और इसी वस्तु पर एक बाहर की तरफ भी बल लगता है क्योंकि ये घूम रहा है ना। इन दोनों के बीच आकर्षण बल के कारण लगता है एक अभिकेंद्र बल। इसको हम नाम दे देते हैं अभिकेंद्र बल, यानी कि इसको बोला जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल ये लगता है। वहीं अगर बात किया जाए तो इसी पर गति के कारण, इसके गति के कारण एक बाहर की ओर बल लगता है जिसको बोलते हैं अपकेंद्र बल, यानी इसको बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहाँ पर देखिए, अगर इसको आप ले लें F और इसको ले लें F डैश, यानी कि अंदर और बाहर, इसको F डैश और बाहर लगने वाले को F ले लें, तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, यानी कि F और F डैश आपस में बराबर होते हैं। कहने का मतलब है कि अपकेंद्र और अभिकेंद्र बल दोनों आपस में बराबर होते हैं। इसी वजह से ये ना तो बाहर जाता है ना तो अंदर जाता है। बात समझ में आ रही है? ये सारी चीज़ें आप देखेंगे कब, जब आप 11th में जाएंगे ना, तो इसी चीज़ को वहाँ पर आपको स्ट्रांगली बताया जाएगा। ठीक है ना? तो फिलहाल अभी जितनी बातें आपसे शेयर की गई हैं, अभी उतनी बातों को आप समझिए। ठीक है ना? हाँ जी, बी प्रेजेंट। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसे बेमन से ना करिए। मतलब जो भी काम कर रहे हैं ना, उस काम में पूरी तरीके से डूब जाइए। कहने का मतलब है, अगर आप क्लास में हैं, किसी की बात सुन रहे हैं, क्लास में या कहीं पे भी बात करें, आप किसी की बात सुन रहे हैं ना, तो एकदम अच्छे से उसकी बात सुनिए। कहने का मतलब है एक्टिव लिसनर बनिए। अगर आपके दिमाग में कोई डाउट उत्पन्न होता है, कोई क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पूछिए। अगर कोई सुझाव दे पाते हैं ना, तो आप सुझाव भी दीजिए। जानते ही से क्या होता है, आप बिल्कुल बोर नहीं होंगे और आपको ना काफ़ी मज़ा भी आएगा और लोगों की बात भी आपको समझ में आएगी। बात समझ में आ रही है?